देख कविता, तू सुबह सुबह शुरू मत कर। गोपाल, अगर मैं भी घर में पैसे लाऊं तो इसमें बुरा क्या है? मैंने पहले भी काम किया है, अभी भी करना है। देख कविता, मैं नहीं चाहता कि तू काम पे जाए, और ये बात मैंने तुझे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कितनी बार बोल चुका हूँ। तू काम पे नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी, हम दोनों में तय हुआ है। अब सब से मेरा दिमाग मत खराब कर। आई बाबा, येतो मी. संध्याकाळी लवकर ये रे. हो आई. काम करने नहीं जाने देता, ना ही घर के बाहर जाने देता है। घर के बाहर कदम भी रखूं तो 10 सवाल करता है। मैंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ होने वाला है। 2 महीने पहले सब कुछ कितना अलग था। मुझे काम करने में मज़ा आता था। मुझे ज़िंदगी से कई सारी उम्मीदें थी। गोपाल और मैं एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। तो फिर क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं सोचा गोपाल। 2 साल हो गए हमारी दोस्ती को। गोपाल, हम दोस्ती अच्छे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहती हूँ। आई की ट्रीटमेंट करवानी है। पता है डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि आई बच ही नहीं सकती, लेकिन मैं ना आई को जिंदा रखूंगी। और तेरी अपनी जिंदगी, उसका क्या? गोपाल, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। मुझ पे भरोसा तो कर सकती है ना, या वो भी नहीं करती? गोपाल, ऐसा कुछ नहीं है। वही तो प्रॉब्लम ना कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। ऐसा नहीं है। तो फिर शादी कर ले मुझसे। बोल, करेगी ना मुझसे शादी? दरअसल तो डरती है कि मैं तुझे खुश नहीं रख पाऊंगा। गोपाल, मुझे आई को खुश रखना है। तेरी आई को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। 6 महीने हमने साथ में काम किया है। वो खुद चाहती थी कि तू अपने लाइफ में सेट हो जाए, और तेरे बाबा भी यही चाहते होंगे। मैंने कहाँ ना बोला कि मैं सेटल नहीं होना चाहती। लेकिन मेरे साथ नहीं होना चाहती। मेरे साथ नहीं होना चाहती ना तू। गोपाल, हम अच्छे दोस्त हैं। अरे अचार डालू क्या ऐसी दोस्ती का? प्यार करता हूं मैं तुझसे। जब तू पहली बार अपने आई के साथ काम पे आई थी ना, तब से। तो शादी करना चाहता हूँ तुझसे, लेकिन तेरा स्टैंडर्ड है ना, मेरे को हाई लगता है। अच्छा दोस्त अगर पति बने ना, तो प्यार कम नहीं होता, उल्टा बढ़ता है। लेकिन तुझे मेरा प्यार दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं कौन सी पट्टी बांध रखी है आंखों पे। गोपाल, जल्दी चल, फटाफट आ जा। हो गई बहुत पढ़ाई। खाना खा ले। आई, तू भी आ जा। चलो गरम गरम खाना खा लो। आ जा। एक बार लड़का देख तो ले। पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी है, कोई ऐसी वैसी आदत भी नहीं है उसमें। खाना खाने के बाद बात करें। कविता, ऐसी बात मत टाल। सच्चाई तो बदलेगी नहीं ना। इस साल तो तेरी शादी होनी ही होनी है। सच्चाई ये भी है बाबा कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मुझे जल्दी है। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि मेरे पास समय कम है। मैं जाने से पहले एक बार तुझे दुल्हन बना हुआ देखना चाहती हूँ। आई, ऐसा मत बोल। कहीं नहीं जा रही तू, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। हाँ हाँ, मेरी हड्डियों का बढ़ता हुआ कैंसर डर जाएगा तुम लोगों से। देख कविता, मैंने तेरी इजाज़त लिए बगैर उनको रविवार को खाने पे बुलाया है। मिल लेना एक बार। डॉक्टर लोगों ने आई को ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने दिए थे। हम दवा, दुआ और प्यार से उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, और उस सब के बीच में मेरी शादी की बात चल रही थी। और दूसरी तरफ गोपाल अलग ही तरीके का नाटक कर रहा था।
गोपाल ने लेटर दिया है तेरे लिए। तुम मेरी नहीं हो सकती तो मुझे इस दुनिया का भी नहीं होना है। गुड बाय। कविता, काकी गोपाल कुटे? वो तो सुबह ही काम पे गया। काम पे गया, लेकिन वो तो वहां आया ही नहीं। आया नहीं तो फिर कहाँ गया? कविता, ए कविता, अरे तुम दोनों में कुछ हुआ है क्या? हाँ, देखा था मैंने उसे कहाँ? रेलवे पटरी पर अजीब तरह से घूम रहा था। मैंने उसे आवाज भी दिया पर वो सुना ही नहीं। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मेरे को लगा था मेरी मैयत पे भी नहीं आएगी तू। फालतू की बातें मत कर गोपाल। फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तेरे साथ मेरी शादी नहीं हुई तो जी के कोई फायदा नहीं है। चल थैंक्स, मरने से पहले आखिरी बार तुझे देख तो लिया। गोपाल, गोपाल हट, हट गोपाल, हट गोपाल, गोपाल हट, गोपाल हट, गोपाल मत कर ऐसा। क्यों कर रहे तू ऐसा? शादी करेगी मुझसे? कविता को गोपाल पसंद था, लेकिन वो उस वक्त शादी नहीं करना चाहती थी, ना गोपाल से और ना ही किसी और से। कविता को अपनी मां के बढ़ते कैंसर को रोकना था, उसे पैसे कमाने थे, लेकिन गोपाल ने इस मामले को इस हद तक धकेल दिया था कि कविता को मजबूरन अपनी मर्जी के खिलाफ उसके प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। यह एक जबरदस्ती कराई गई शादी थी। बाबा, मैंने और गोपाल ने शादी कर ली। शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं? कविता क्यों? ये गोपाल ही क्यों? आई, वो मुझसे प्रेम करता है। प्रेम? तेरे चेहरे पे तो प्रेम नजर नहीं आता। है आई, मैं भी उससे प्रेम करती हूँ। कम से कम 8 से 9 रिश्ते, पढ़े लिखे अच्छी नौकरी वाले आए थे, बिना किसी मांग के। मुंबई पुणे के अच्छे फ्लैट में रह सकती थी तू। आई, मेरी शादी हो चुकी है। गोपाल मेरे पति है, मैं खुश रहूंगी उसके साथ। आशीर्वाद दे मुझे। आशीर्वाद तो मेरा सदा तेरे साथ है, लेकिन एक बात का दुख है बेटा कि तुझ जैसी पढ़ी लिखी होशियार लड़की को एक से एक रिश्ता मिल सकता था, बेहतर जिंदगी मिल सकती थी। आई की बात गलत नहीं थी, मैं भी इस शादी से कभी खुश नहीं थी, और फिर बात और बिगड़ती। बोल, मेरे को बोला क्यों नहीं तूने? इसमें बोलना क्या था? आई की तबीयत खराब थी तो मैं देखने गई उससे। तेरी आई की तबीयत महीनों से खराब है। सुबह जब मैं काम पे जा रहा था तब क्यों नहीं बोले तू? उसके बाद घर वापस आते हैं, वहां घंटों खड़े रह के हाँ ही करोगे तो उसका यही मतलब निकलेगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पटा रहे हो। पहले शुरुआत किसने की, तूने कि उसने? क्या बकवास कर रहे हो तुम? काश जिंदगी में भी एक रिवाइंड बटन होता। काश मैं गोपाल की खुदकुशी की धमकी में नहीं आती। काश
मैं और पीछे जा पाती अतीत में, जब आई की बीमारी शुरू हुई थी। काश तब जल्दी इलाज होता, अच्छा इलाज होता। रमेश भाऊ, मुरली ने घर के पैसे दिए? नहीं पार्वती ताई, आशा उससे पूछती रही, लेकिन वो हमेशा कुछ न कुछ बहाने बनाकर बात को टालता रहा। कविता, अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू मुरली से पैसे निकलवाए। पता नहीं मैं कैसे करूंगी। आई को तो एक दिन जाना ही था, लेकिन मान ही नहीं पा रही हूँ कि आई नहीं है। कविता, कहाँ जा रही हो? जी वसंतपुर। वसंतपुर? क्यों? जी वो वसंतपुर में मुरली भाव रहते हैं, उनसे कुछ पैसे लेने हैं। मैं दोपहर तक लौट आऊँगी, चलती हूँ। ठीक है। नमस्ते काकी। अरे कविता, कैसी है तू? मुरली भाव कहाँ हैं? वो तो गोदाम गए हैं। गोदाम किस तरफ होगा? कविता, तेरी आई का इस तरह जाना बहुत बुरा लगा। बुरा तो हम सबको लगा काकी। आई को कैंसर ने नहीं, गरीबी ने मारा। अगर मुरली भाव ठीक टाइम पर पैसे दे देते तो शायद वो और बच सकती, कुछ साल और जीती। मैं पूछ रही थी गोदाम किस तरफ है? अरे कविता, तू यहाँ कैसे? आपसे मिलने आई हूँ मुरली भाव। तेरी आई के ऐसे जाने को लेकर बहुत दुख है मुझे। शायद नहीं है, अगर होता तो पैसे बहुत पहले आ जाते। उससे जो बन पाया वो लौटाया मैंने। जो घर आपने किराए पे लिया था वो आई का घर था, वहाँ पे हम जन्मे पले बड़े। जानता हूँ कविता। कुछ नहीं जानते आप। बुरे दिन आए इसलिए घर को किराए पे दिया था, उससे भी बुरे दिन आए तो घर को बेच दिया। दिल पे पत्थर रख के बेचा था हमने, सिर्फ इसलिए ताकि आई का इलाज हो पाए। अब आई तो नहीं रही, लेकिन आप पर उधार बाकी है। दे दो 25,000 रुपये मेरे। तेरी आई को भी मैंने यही कहा था, तुझे भी मैं यही कहूँगा कविता। 25,000 देने की मेरी औकात नहीं है। मालिक ने दिहाड़ी कम कर दी है। वो तो इधर का सुपरवाइज़र सुभाष, वो मेरा दोस्त है, इसलिए जैसे तैसे चलता है मेरा। एक पैसा नहीं बचता है, उधार लेके घर चलाना पड़ता है। और 75,000 रुपये दिए ना मैंने। सौदा 1 लाख का हुआ था। अब नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता, जान लेगी क्या? मुरली भाव आप ठीक नहीं कर रहे हो। तुझे जो समझना है समझ। 3 साल मैंने ईमानदारी से किराया दिया, फिर 75,000 रुपये देकर वो घर खरीदा। अब बाकी 25,000 नहीं दे पाऊँगा। ये मेरा आखिरी जवाब है। वो तेरे घर की मालकिन आशा ताई की बेटी थी ना? हाँ, पैसे मांगने आई थी। तुझे क्या लगा आशा गई तो उधारी गई? उसी की बेटी है कविता, पैसे लेकर रहेगी, छोड़ेगी नहीं तुझे। तो जो करना है कर ले, पैसे दूंगा नहीं। तो घर तेरा कैसे होगा? मतलब? वो घर आशा ने मरने से पहले कविता के नाम किया होगा। घर की सारी कागज पत्री कविता के नाम होगी। तो 75,000 रुपये नकद दिए बिना रिसीट के। ऊपर से तूने उस लड़की से पंगा ले लिया है, वो बखेड़ा खड़ा कर सकती है, और तू उस घर में रहते हुए भी उसे कभी बेच नहीं सकेगा। दाखव मला, कुठे आहे पैसे? उन्होंने दे ही नहीं। तूने मुझे सुबह बोला क्यों नहीं तू वसंतपुर जा रही है करके? क्योंकि उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगी। फिर बाद में सोचा कि मैं पैसे मांगने के लिए चली जाती हूँ। मैं आई को बोल के गई थी। आई मेरी बेचारी है, गाय है वो गाय। तू उसको बोल के जाएगी ना तू मुरली भाव से मिलने जा रही है, तो भी वो मान लेगी। गोपाल, मैं सच बोल रही हूँ कि मैं वसंतपुर गई थी। मैं मुरली भाव से मिली। तू मुरली भाव से मिली ना? हेलो मुरली भाव, गोपाल बोल रहा हूँ, कविता का पति।
गोपाल, मैंने कविता को बोल दिया है, मैं पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा। कभी बोला आपने? इसके आगे क्रियाक्रम के वक्त? नहीं, आज दोपहर को। और तुम लोग जितनी बार भी मुझसे पैसे मांगोगे, मेरा जवाब यही है, मैं पैसे अभी नहीं दे सकता। खाना लगा। गोपाल का शक बढ़ता जा रहा था, मेरी घुटन बढ़ती जा रही थी। सिर्फ 2 महीने हुए थे मेरी शादी को और मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। पार्वती मौसी बीमार है, मुझे उन्हें देखने जाना है, चलोगे? किसने बोला बीमार है? उनका फ़ोन आया था, और कैसे पता चलेगा? जाना कब है? कल। मैं नहीं आ सकता कल। मैं अकेली जाऊं? वो आई की इकलौती बहन है। जाऊं? जा। दाखव मला, कुठे आहे पैसे? उन्होंने दे ही नहीं। गोपाल, मैंने कविता को बोल दिया है, मैं पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा। कभी बोला आपने? इसके आगे क्रियाक्रम के वक्त? नहीं, आज दोपहर को। पार्वती मौसी बीमार है, मुझे उन्हें देखने जाना है, चलोगे? मैं नहीं आ सकता कल। मैं अकेली जाऊं? अरे आई। हाँ? कविता कहाँ है? कविता लौटी नहीं अभी तक। लौटी नहीं अभी तक मतलब? 7:30 बज रहे और अभी तक वो अपने मौसी घर से वापस नहीं आई। मुझे क्या पता, और उसने बोला भी नहीं ये देर होगी करके। उसकी मौसी तो यहाँ उत्तम नगर में रहती है ना, तो फिर आने में इतनी देर कैसे हो सकती है उसको? बेटा तू उसको फोन करना। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर इस समय बंद है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर इस समय बंद है। उस शाम को कविता घर नहीं लौटी। दरअसल उस शाम के बाद कविता उस घर में कभी नहीं लौटी। वो उस दर्द के पिंजरे से, मायूसी की काल कोठरी से दूर हो गई थी। लेकिन कविता थी कहां? क्या हुआ था उसके साथ? हाँ गोपाल, कविता आई थी इधर, 4 बजे के आसपास निकल गई यहाँ से। 4 बजे के आसपास? तो अब तक पहुंची क्यों नहीं? 8 बजने को आया है और उत्तम नगर से यहाँ तक आने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। अरे देवा, तो गई कहाँ? यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो गई कहाँ वो, और किसके साथ गई? मुझे कैसे पता? यहाँ से 4 बजे निकल गई। बीच में कहीं रुकने वाली थी क्या? रुकना था मतलब उसने बोला आपको ऐसा कि कहीं रुकेगी करके? अरे नहीं, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, उसने कुछ बताया था तुझे? मुझे भी कुछ नहीं बोली, और वैसे भी मुझे कुछ बोलती कहाँ है वो। पहले करती है और फिर बाद में कहानियां बनाती है। अभी तक घर नहीं पहुंची कविता? नहीं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर इस समय बंद है। किसी और रिश्तेदार के घर गई होगी? नहीं सर, ऐसा कोई रिश्तेदार तो नहीं है। पार्वती जी, कविता ने आपको क्या कहा था कि घर जा रही हूं मैं? घर ऐसा कुछ नहीं बोली, कहा देर हो रही है निकलती हूँ।
मुझे लगा घर ही जा रही होगी। कुछ परेशान दिख रही थी वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा की तरह थी, ठीक ठाक। क्या बोला मुरली? वही हमेशा की तरह कि ऐसे उसने बोला था कि पैसे नहीं दे पाएगा वो। घर के कागजात कर दिए क्या उसके नाम? वो मुझे पता नहीं। आई ने कहा था कि तेरे नाम पे ये घर कर रही हूँ और कागजात पे कुछ दस्तखत किए थे। उसके बाद आई ने क्या किया क्या नहीं कुछ नहीं पता। बता, ये मुरली ना बहुत शाना है, धोखा दे रहा है तुझे। ये पैसे ना मिलने को लेकर कुछ टेंशन में थी वो। वैसे तो हम सभी उस घर को लेकर टेंशन में थे। क्यों? वो पुश्तैनी घर हमारी आई ने आशा को, मतलब कविता की माँ को दिया। आशा ने उसे भाड़े पे चढ़ाया, फिर मुरली आया वहाँ रहने। 3 साल था किराए पे। फिर आशा के घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी तो घर बेचने की बात हुई। मुरली बोला वो ही खरीदेगा। 1 लाख में सौदा हुआ। मुरली ने 75,000 तो दे दिए, पर बाकी के 25,000 देने के लिए रखड़ा रहा है। ये मुरली साहब का नंबर दो। 444 256 7। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर इस समय बंद है। सर, ये मुरली साहब का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है, कविता की तरह। क्या मुरली सावंत कौन है? वो है मुरली। आप मुझे किधर ले जा रहे हो साहब? मैंने क्या किया है? ये मुरली ने ही कुछ किया होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है मुरली का बर्ताव देखकर। काफी हिली थी कविता। वो तो है। पैसे नहीं मिलने की वजह से परेशान तो थी वो। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है गोपाल। मैं कविता को अच्छी तरह जानता हूँ। जो भी हो, वो पूरा दिन घर से बाहर बिना बोले नहीं रह सकती। कहीं मुरली ने तो कुछ उल्टा सीधा नहीं किया होगा ना हमारे कविता के साथ? मैं मानता हूँ 25,000 बाकी थे मेरे, लेकिन इसलिए नहीं दिए साहब क्योंकि है ही नहीं। जब भी 75,000 थे मैं उसको दिया ना साहब। घर तो तूने पूरा लिया है ना, 25 घर तो नहीं लौटाया तूने। ऐसा क्या किया है कि जिसके बाद कविता चवन ने तुझसे 25,000 मांगने की जरूरत नहीं की? साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब, ना कुछ करूंगा साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। साहब, वसंतपुर में हम पिछले कई सालों से रहते हैं, रोज की मजदूरी करते हैं गोदाम में, और जो भी पैसा घर में आता है उससे वरण भात भी नहीं परवड़ता। घर का गुजारा कैसे करते हैं ये हम ही जानते हैं। और क्या जानती हो तुम? साहब, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे पति कविता के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेगा? ऐसा लिख के दिया उसने कि कभी ऐसा नहीं करेगा? अगर ऐसा कुछ करना ही होता तो मेरे पति 75,000 भी क्यों देते? साहब, मामला कुछ और ही है। हाँ बोल गावड़े। ये मुरली जिस गोडाउन में काम करता है ना, इधर का सुपरवाइजर है सुभाष, मुरली का फ्रेंड भी है। हाँ तो उसका क्या? जब से आपने मुरली को उठाया है ना, ये सुभाष भी गोडाउन से गायब हो गया है। मोबाइल भी बंद है, फुल हवा हो गया है। तेरे पति का दोस्त सुभाष, वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। जी सुभाष का है? मालूम नहीं साहब, कल दोपहर को तो घर आए थे पर फिर कहीं चले गए। कुछ बोला नहीं, कहाँ गए मालूम नहीं। तेरे को तो पता ही होगा ना। क्या साहब? यही कि तेरा पति
मुरली सावंत के साथ मिलकर एक लड़के को गायब किया है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं साहब आप? पैसों का मामला है, उन दोनों ने मिलकर लड़की के साथ कुछ कर दिया होगा। नहीं साहब, सुभाष, पर मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। देख, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, बुरा फंसेगा। वैसे और कहाँ जा सकता है? मुझे कुछ बताते ही नहीं है साहब, मैं सच बोल रही हूँ साहब, मुझे नहीं पता। तो तू खुद से पता कर। देख, अगर वो नहीं मिला ना तो तू बुरा फंसेगी, याद रखना। मुरली जल्दी बता दे, कविता के साथ तूने क्या किया है? मुझे मालूम ही नहीं वो किधर है, क्या हुआ उसके साथ। तो क्या बोलूं साहब, जितना भी पूछोगे यही बोलूंगा ना साहब। सुभाष कहाँ है? साहब नहीं मालूम, सच्ची नहीं मालूम। वो भी पक्का शामिल है इसमें? तो मैं नहीं हूँ साहब, बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मुरली, हम यहाँ हर रोज लोगों को तोड़ते हैं, इसलिए सलाह दे रहा हूँ, वरना बाद में तेरा नाम आया ना, ये सारी मेहनत का बदला लेंगे हम। वो वाली पिटाई मालूम है ना, बाद वाली अच्छे अच्छे तुर्रम खां भी झेल नहीं पाते। दाखव मला, कुठे आहे पैसे? उन्होंने दे ही नहीं। पार्वती मौसी बीमार है, मुझे उन्हें देखने जाना है। ना मैं उसे यहाँ बुलाती मुझसे मिलने, ना ही ये सब कुछ हो सकता। अपने पर मत ले पार्वती, तुझे थोड़ी पता था कि पीठ पीछे कौन क्या साजिश कर रहा है। ये मुरली ने ही कुछ किया है। मैंने कविता से पूछा भी था कि आशा ने घर के कागजात मुरली के नाम पर कर दिए थे क्या। फिर क्या बोली वो? बोली उसे पता नहीं आशा ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अब मुझे पक्का लग रहा है घर के कागजात को लेकर ही ये सब कुछ हुआ है। पहले दिन से ये गोपाल मुझे पसंद नहीं है। पता नहीं कविता ने उसमें क्या देखा। बाबा, आपको क्या लगता है, इस गोपाल ने कुछ गलत तो नहीं किया कविता दीदी के साथ? पता नहीं, देख गोपाल ने किया या किसी और ने किया, हकीकत तो ये है ना कि कविता की पिछले 3 दिन से कोई खबर नहीं है। ये हो सकता है क्या कभी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इंतजार की कुछ और खौफनाक रातें और दम घोटते दिन बीत गए। कविता की डिटेल्स आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दी गई, लेकिन फिर भी कविता की कोई खबर नहीं थी। और फिर कविता के गायब होने के 5 दिन बाद पुलिस के सामने आया एक खौफनाक नजारा। सर, करोलिना का पुलिस का कहना है कि लाश पहचान के परे है। हाइट, कपड़े वपड़े, बाकी डिटेल्स मैच हुई? सर, जिस औरत की लाश मिली है उसने साड़ी पहनी थी जो लगभग पूरी तरह जल चुकी है। हाइट 5 फुट 2 इंच। कविता भी साड़ी पहनती थी और 5 फुट 2 इंच के आसपास की थी। हाँ सर। पोस्टमार्टम होने दो, देखते हैं ये लोग 25,000 के लिए कहां तक जा सकते हैं। उम्र 20 से 25 साल के बीच में थी। कविता चवन भी 22 साल की थी। डीएनए सैंपलिंग करने में भी बहुत मुश्किल आएगी इंस्पेक्टर, क्योंकि बॉडी लगभग पूरी तरह से जल चुकी है। हड्डियों से कुछ पता किया जा सकता है? हाँ, लैब में स्कल की मैपिंग की जा सकती है। हम लोग खोपड़ी को संभाल कर रख लें। कुछ और डिटेल्स दे सकते हैं आप डॉक्टर? जली हुई लाश के सीने पर छुरे, चॉपर या तलवार जैसी किसी चीज के वार के कई निशान मिले हैं, और ऐसे ही निशान पेट पे भी। कुछ और? हाँ, और कुछ भी है, और जो शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? बॉडी के पेट में 3 से 4 महीने का गर्भ था। ये औरत प्रेग्नेंट थी। बॉडी पे एक भी चीज नहीं है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये तो कोई और है, ये कविता नहीं है। हमें बॉडी पर से ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जिससे लाश की शिनाख्त हो सके। सारा इलाका छाना गया है, लेकिन कहीं कुछ नहीं। तो फिर पहचान कैसे होंगे सर कि ये कविता ही है? एक चीज है, ये औरत पेट से थी। नहीं, ये हमारी कविता नहीं है। पेट से होती तो मुझसे कहती ना। गोपाल, तुझे कुछ कहा था? नहीं, मतलब मेरे को तो कभी कुछ नहीं बोली, और आई को भी कभी कुछ नहीं बोली। ये कविता ये है। दामोदर मौसा,
कैसे बोल सकते हो ये कविता है? मैं नहीं मानता। पार्वती, उस दिन इसी रंग की साड़ी पहनी थी ना कविता ने? नहीं, ये मेरी कविता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कविता मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं नहीं मानता ये मेरी कविता है। रिपोर्ट कब तक मिल सकती है? कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगेगा सर। हमें विक्टिम का एक क्लियर फोटोग्राफ भी लगेगा। उसके बाद हम कविता चौहान की तस्वीर उस स्कल पर सुपर इम्पोज करेंगे, फिर मैच करेंगे। फोटोग्राफ आपको मिल जाएगा। ओके। ये गोपाल से कविता चौहान का एक क्लियर फोटोग्राफ मंगवाओ। सर। ये है मेरी बेटी कविता। बड़ी प्यारी बच्ची है। टॉफी खाओगी? अरे वाह। अकल देर से आई लेकिन दुरुस्त। अच्छा किया सरेंडर करके। सुभाष वाघमारे, वरना दौड़ा दौड़ा के कूटते थे। ले चलो इसे। इस केस में फिलहाल 2 आरोपी थे, मुरली सावंत और सुभाष वाघमारे, और वो दोनों पुलिस की कस्टडी में थे। आरोप यह था कि मुरली ने कविता चौहान को 25,000 रुपए देने थे, जो वो नहीं दे रहा था। पर क्या इन 2 दोस्तों ने वाकई में कविता का कत्ल कर दिया था 25,000 के लिए? दूसरी तरफ पुलिस के सामने एक बुरी तरह से जली हुई लाश थी। क्या यह लाश वाकई कविता चौहान की थी? दोनों आरोपियों की कड़ी से कड़ी पूछताछ के बावजूद वो इस जुर्म में शामिल होने से साफ इनकार करते रहे। और दूसरी तरफ गोपाल चौहान अपनी पत्नी के बारे में जानने के लिए बेहद परेशान होता चला था। हाँ मुकेश, कोई न्यूज? हमने सुपर इम्पोजिशन कर दिया है। कविता के फोटोग्राफ्स और उस स्कल के डायमेंशंस परफेक्ट फिट हुए हैं। सो इट इज कविता चौहान इंस्पेक्टर, नो डाउट अबाउट इट। मैं बार बार दुआ कर रहा था कि वो कविता ना हो, वो कविता ना हो। मुझे तो पहले से लग रहा था कि वो कविता ही है। एक अर्जे से मुझे भी लग ही रहा था ये मुरली जरूर कुछ ना कुछ करेगा। हाँ साहब, आपने नहीं किया है। हमने ही मार डाला उसे। हमने उस पर पहले वार किया चाकू से, फिर लाश को इस हद तक जला दिया कि कोई पहचान नहीं पाए। हर लाश की शिनाख्त हो ही जाती है और हर खूनी को सजा। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी साहब, हमें माफ कर दो। मुझे कैसे पता चला
ये अपनी मौसी के घर से लौट रही थी? तब मैंने फोन किया था उसको। बोलो मुरली भाव। हाँ कविता, मुझे ये पैसे वाला मामला ख़त्म करना है। मैं तेरे पैसे देना चाहता हूँ। ये अच्छी बात है, मैं कल आ जाती हूँ पैसे लेने। नहीं नहीं, कल नहीं, आज ही आकर लेना। आज मैं बाहर हूँ, उत्तम नगर से घर जा रही हूँ, पार्वती मौसी के घर से। हाँ तो मैं तेरे को आधे रास्ते पे मिलता हूँ ना। देख तेरे पैसे हैं, लेके ख़त्म कर। ठीक है भाव, करौली नाका पे बस रुकेगी, मैं वहीं उतर जाऊँगी, तो वहीं पे मिलते हैं। जल्दी आ जाइएगा, मुझे बहुत देर हो चुकी है। नहीं नहीं, देर नहीं लगेगी, तू उधर ही रुक, मैं करौली नाका पहुँचता हूँ। करौली नाका के पास से ही हमें एक जली हुई लाश मिली। हेलो, क्या क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड। क्या ये क्या बोल रहे सर आप? तुम्हारी पत्नी कविता जब पार्वती जी के घर उत्तम नगर से लौट रही थी, तब मुरली और उसके दोस्त सुभाष ने मिलकर कविता का मर्डर कर दिया था। मतलब उन दोनों ने आपको ऐसा बोला क्या? हाँ, उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ऐसा क्यों किया तुमने? वो लड़की हमको इतना भी परेशान नहीं कर रही थी। आपने एक बार भी सोचा हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? सुधा, हमने किसी को नहीं मारा। बच्चों की सौगत जानवी, हमने कोई खून नहीं किया। लेकिन पुलिस कह रही है कि आप लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हमारे पास कोई चारा नहीं था जानवी, कोई चारा नहीं था। जानवरों की तरह पीटते थे। हमने सोचा गुनाह कबूल कर लेते, कम से कम एक ही बार फांसी होगी। ऐसे रोज रोज तो नहीं मरेंगे। सुभाष, और नहीं सा आ जाता, बहुत मार खा ली। मैंने भी डर के मारे सरेंडर कर दिया, पर अब सोचता हूँ कि कहीं भाग गया होता तो ही सही होता। वो लाश मिल गई है, पता चल गया मर्डर हुआ है, हम ही दोनों आरोपी हैं। वो हमें और मारेंगे, एक एक हड्डी तोड़ देंगे हमारी। आज मरे होकर हम कबूल कर ही लेंगे। इसलिए हमने सोचा गुनाह नहीं किया है तो भी कबूल कर ही लो। पर क्यों? अब ये लोग कहेंगे कि आप ही खूनी हो, आप लोगों को ही सजा मिलेगी, और आपने कुछ भी नहीं किया, फिर भी सजा आपको होगी। अरे एक बार तो सोचा होता हमारे बारे में कि हमारा क्या होगा। क्या सुभाष और मुरली ने वाकई में कविता का कत्ल कर दिया था, या फिर वो बेगुनाह थे और कड़ी पूछताछ के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए थे? अगर मुरली और सुभाष ने कविता का कत्ल नहीं किया था तो फिर कातिल कौन था? अब तक इस केस में जितना भी सामने आया था उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ था। हमारे पति किसी की जान नहीं ले सकते साहब। उन्होंने हमें बताया कि वो लोग आपकी मार सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। साहब उन्हें छोड़ दीजिए साहब, हम हाथ जोड़ते हैं साहब, उन्हें छोड़ दीजिए। हर मुजरिम के अंदर एक एक्टर छुपा रहता है। हमारे सामने काफी एक्टिंग कर ली उन्होंने, दाल नहीं गली, अभी तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं वो। ये है बयान उनका, साइन है उनके, देखो। अब तुम हमें वहां ले चलोगे जहां तुम लोगों ने वो चाकू छुपाया। हमें वो चाकू गोदाम से मिला जहां तुम दोनों के पति काम करते हैं। चाकू बरामद करने के बाद
उन दोनों ने करोली नाका के पास हमें वो जगह दिखाई जहां झाड़ियों के बीच लाश को उन लोगों ने जलाया था। यही मारा था ना कविता चौहान को? यही मार के जलाया था ना? हाँ साहब। मेरे पति ने वाकई कविता की जान ली है। तुम्हारे पति मुरली सावंत ने कविता का कत्ल किया है और जानवी तुम्हारे पति सुहास ने इस कत्ल में मुरली सावंत का साथ दिया। कविता अपनी पार्वती मौसी के घर से लौट रही थी। इन्होंने उसे फोन करके बीच में बुलाया और मुरली सावंत ने उसे पैसा लौटाने का वादा भी किया था। दे दो पैसे मुरली भाऊ, मुझे देर हो रही है। अरे तेरे पैसे देने के लिए तो तुझे बुलाया है। चल आ जा, यहीं पास में ही मेरा एक दोस्त पैसे लेकर आ रहा है, उससे उधार लेकर तुझे दे रहा हूँ। आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का होगा। हाँ चल आ जा। मुरली भाऊ और कितना दूर है? अरे बस पास में ही है, आजा आजा। आजा। भाऊ अगर आप इनसे पैसे उधार लेके मुझे दे रहे थे तो मैं सीधे गोदाम पे आ जाती कल। ये सब की क्या जरूरत थी? जरूरत है कविता, जरूरत भी और कारण भी। ये क्या बोल रहे हो भाऊ? मैं ये बोल रहा हूँ कविता कि आज के बाद तेरे और मेरे बीच में ये बाकी के 25,000 रुपए नहीं रहेंगे, कि आज के बाद तू ही नहीं रहेगी। नहीं साहब, मेरे पति चाकू से किसी लड़की को नहीं मार सकते साहब, ऐसा नहीं हो सकता साहब। हाँ साहब, सुभाष ऐसा कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा यकीन, ये सब अब कोई मायने नहीं रखता। हम बहुत जल्दी चार्जशीट फाइल करने वाले हैं। तुम्हें जो कहना है अदालत में जाके कहना। मार दिया उन्होंने कविता को। उन दोनों को तो फांसी हो जानी चाहिए। अब फांसी होगी या क्या होगा, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी ना। फैसला क्या करना है? कबूल कर लिया उन्होंने तो फांसी देनी चाहिए। लेकिन तुम अपना मजहब क्यों बदलोगी? ताकि तुम्हारे अम्मी अबू का इरादा ना बदले रफीक। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम अपना मजहब बदलोगी। लेकिन जैसे मैं थी, क्या वो उन्हें कबूल होगा? सर, पुलिस चार्जशीट के अनुसार आरोपी मुरली विठल सावंत और सुभाष यतिन वाघमरे ने रमेश कदम और मरहूम आशा कदम की बेटी और कंप्लेनेंट गोपाल चौहान की पत्नी कविता चौहान का कत्ल किया है। आईपीसी 302 कत्ल के लिए, आईपीसी 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, आईपीसी 34 कॉमन इंटेंशन और 201 सबूत गायब करवाने के चार्ज लगाए गए हैं। सर, मेरे क्लाइंट मुरली विठल सावंत और सुभाष यतिन वाघमारे दलील करते हैं कि वो दोषी नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन
और आरोपियों के बयान के बाद यह अदालत मुरली विट्ठल सावंत और सुभाष यतीन बागमारे पर आईपीसी 302, 120B, 34 और 201 के चार्जेस लगाती है। आज से मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी। मुरली सावंत और सुभाष वाघमरे पर कविता चौहान के कत्ल का मुकदमा शुरू हुआ। इन दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल किया था कि उन्होंने किस तरह से कविता का कत्ल किया था और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया था। लेकिन कविता चौहान तो जिंदा थी और उसका रफीक नाम के आदमी के साथ निकाह होने जा रहा था। इस केस ने कई जिंदगियां तहस नहस कर दी। मुरली सावंत के परिवार पर समाज की मोहर लग गई थी। एक खूनी का परिवार। सुभाष वाघमरे के घर में भी वही हाल था। कोई मदद को तैयार नहीं और ऊपर से जिल्लत की बौछार। दूसरी ओर कविता के परिवार के लोग न्याय चाहते थे और वो चाहते थे कि कविता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सब लोग यही मानकर चल रहे थे कि कविता मर चुकी है। इस केस की तहकीकात करने वाली पुलिस टीम भी यही मान रही थी कि कविता का कत्ल हुआ है। सर, मुरली सावंत और सुभाष वाघमरे हमें उस गोडाउन पे ले गए जहां ये दोनों काम करते थे और जहां इन्होंने वो चाकू छुपाया था जो हमने बरामद किया है। फिर ये दोनों हमें करौली नाका के पास उस जगह ले गए जहां विक्टिम कविता चौहान का इन्होंने कत्ल किया और बाद में लाश को केरोसिन डालकर जला दिया था। ये आपको वहां ले गए थे या आप इन्हें वहां ले गए थे? क्योंकि लाश आपको वहीं मिली थी। ये दोनों हमें वहां ले गए थे। सर, मेरे क्लाइंट इस चार्ज को नकारते हैं कि वे पुलिस को क्राइम सीन पे ले गए थे, बल्कि उनका कहना है कि पुलिस उन्हें वहां ले गई थी। सर, जाहिर सी बात है डिफेंस अब ये कहेगी कि पुलिस ने ही वहां पे मर्डर वेपन को प्लांट किया है। नहीं सर, पुलिस ने वो चाकू प्लान नहीं किया था, उन्हें वो चाकू वहां मिला था। हम इस चार्ज को नकारते हैं कि वो चाकू मर्डर वेपन है। मुरली सावंत एक मजदूर है और उस चाकू का इस्तेमाल बोरे के धागे काटने के लिए करता है। दोनों आरोपी जिस सीमेंट गोडाउन में काम करते हैं उसी गोडाउन से चाकू बरामद हुई, वो भी हेड सुपरवाइजर की मौजूदगी में। सच तो यह है सर कि मेरे क्लाइंट 3rd डिग्री टॉर्चर सह नहीं पाए और इसी डर में उन्होंने कबूल कर लिया कि वो कत्ल उन्होंने किया है। नहीं सर, सच ये है कि मुरली सावंत डरा हुआ था और उसके डर का कारण था कविता चौहान का उससे अपने हक के 25,000 रुपए की डिमांड करना, जो मुरली सावंत देना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने दोस्त सुभाष वाघमरे के साथ मिलकर उसके कत्ल का षड्यंत्र रचा और फिर इस कत्ल को अंजाम दिया। मुरली सावंत के पास ठोस मोटिव था कविता चौहान का कत्ल करने का, 25,000 रुपए। ये चाकू क्राइम सीन से रिकवर नहीं हुआ है और ना ही इसे गोदाम में छुपाया गया था, बस एक जगह पे पड़ा था जहां रोज पड़ा होता है। ये कोई सबूत नहीं है। सर, कत्ल करने के बाद छुरे को धोकर वापस अपनी जगह पर रख देना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इसमें साफ लिखा है कि विक्टिम पर एक नहीं, दो नहीं, कई बार वार किया गया। सर, आरोपियों ने चाकू से शक की बूंदें हटाकर सोचा कि वो बच सकते हैं, लेकिन इससे यह हकीकत नहीं छुप सकती कि उनके पास कविता चौहान का मर्डर करने का एक ठोस मोटिव था और उन्होंने ही इस मर्डर को अंजाम दिया है। बहुत लंबी चली ये लड़ाई। भगवान से प्रार्थना करता हूं इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाए।
कविता दीदी वाकई में मुरली भाव के पीछे पड़ गई थी पैसे लेने के लिए? मुझे नहीं लगता बेटा। देख, तेरी आई नाराज थी मुरली पर क्योंकि वो बाकी के 25,000 नहीं लौटा रहा था, लेकिन उनके लिए मुरली कविता का खून कर देगा, ये बात तो किसी के भी समझ के बाहर है। काश मेरे पास 25,000 रुपये होते, दे दिए होते कविता को। ये सब तो नहीं होता। कैसे नहीं होता मुरली? किस्मत इसे ही तो कहते हैं, करे कोई और भरे कोई। अम्मी, आपके अम्मी अब्बू कहाँ हैं? बेटा, अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई। और आपके अब्बू? चलो बेटा, अपना बैग भर लो, मैं तुम्हारा टिफिन लेके आती हूँ, ठीक है? शबाना, नाज़नीन की बात को ऐसे क्यों काट दिया? अब्बू हैं तुम्हारे, भाई है, मौसी है। नाज़नीन उन सबको जानेगी, उनसे मिलेगी तो क्या बुराई है? बुरा तो तकदीर का खेल है रफ़ीक। मैं आज तुम्हारे और नाज़नीन के साथ कितना खुश हूँ। काश मैं ये खुशी अपने घर वालों के साथ बांट सकती, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कभी घर लौट ही नहीं पाई। कितनी बार दिल किया कि पार्वती मौसी से मिलूं, बाबा से मिलूं, रजनी से मिलूं। कविता चौहान अब शबाना शेख बन गई थी। उसकी 4 साल की बच्ची थी और वो अपने पति रफीक के साथ अपनी जिंदगी में खुश थी। दूसरी तरफ मुरली और सुभाष की जिंदगी उजड़ गई थी क्योंकि उन दोनों पर कविता चौहान के कत्ल का इल्जाम लगा था। आखिर पूरे 4 साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस केस की पुलिस इन्वेस्टिगेशन और लैब रिपोर्ट साबित करते हैं कि कविता चौहान का कत्ल हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने यह साबित करने की कोशिश की कि मुख्य आरोपी मुरली विठल सावंत की कविता चौहान के साथ पैसों को लेकर अनबन थी, जिसकी जड़ सालों पहले हुआ एक घर का सौदा था। मरहूम आशा कदम ने अपना पुश्तैनी घर मुरली सावंत को बेचा था, जिसके 25,000 रुपए वो उन्हें लौटा नहीं रहा था, और इसी लेन देन को मोटिव ऑफ मर्डर बताया जा रहा है। इस केस में मुरली सावंत के दोस्त गोडाउन सुपरवाइजर सुभाष यतीन बागमारे को भी को अक्यूज बनाया गया है, पर इस अदालत को इस केस में कत्ल के इरादे को लेकर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो पेश किए गए हैं वो काफ़ी नहीं है। प्रोसिक्यूशन द्वारा ठोस सबूत पेश न किए जाने के चलते यह अदालत फैसला सुनाती है कि मुरली सावंत और सुभाष बागमारे ने कविता चौहान का कत्ल नहीं किया। दोनों आरोपियों पर लगे सारे चार्जेस खारिज किए जाते हैं और ये अदालत मुरली विठल सावंत और सुभाष यतीन वाघमारे को बरी करती है। मुरली और सुभाष बरी तो हुए थे पर बाइज्जत नहीं। उन पर जो खूनी होने की मोहर लग चुकी थी वो स्याही मिटने की बजाय अब और रंग लाने लगी थी। ये दोनों कानून की नजरों में बरी हुए थे पर लोगों की नजरों में नहीं। पहले पुलिस स्टेशन में इन दोनों ने चीख चीख कर बोला था कि वो निर्दोष हैं, फिर अदालत में दलीलें की थी और अब समाज के सामने हाथ जोड़ रहे थे बस एक ही बात कहने के लिए कि उन्होंने कत्ल नहीं किया था।
और उनका कबूलनामा डर के मारे किया गया था, पर इस बात को कोई भी मानने को तैयार नहीं था। वो दोनों जेल में सड़ेंगे। वसंतपुर, उत्तम नगर और करुणा नगर के लोग हमारी कविता को कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। बहुत बुरा किया उन दोनों ने हमारी कविता के साथ। कविता का पहला पति गोपाल चौहान भी अपनी जिंदगी में लौट गया। समय लगा, कठिनाइयां आई, पर आखिरकार मुरली और सुभाष की जिंदगी दोबारा पटरी पर आ गई। अगर इन पर कत्ल का कलंक नहीं लगा होता तो ये दोनों इससे काफी बेहतर और इज्जतदार जिंदगी बसर कर रहे होते। अब रिहा हुए 4 साल हो चुके थे और फिर एक बार इन दोनों की जिंदगी में भूचाल आया। क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उतर गया? दामोदर मौसा, ये कब हुआ? 2 साल हो गए, लेकिन तू इतने साल? ये मेरी बेटी नाज़नीन और ये मेरे पति रफीक। नाज़नीन, रफीक? और मैं कविता नहीं हूँ, शबाना हूँ, शबाना रफीक शेख। कहाँ थी इतने साल? तुझे पता भी था कि तेरे गायब हो जाने के बाद यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे सच में पता नहीं? मौसी, मुझे सच में नहीं पता क्या हुआ है। हम सबको लगा तुझे किसी ने मार डाला। मैंने अपने अतीत को मार डाला। सबको लगता है कि तू मर चुकी है। सब लोगों को ऐसा ही लगता है कि मुरली और सुभाष ने तेरा कत्ल किया है। क्या? मुरली भाव? क्या बोल रहे हो मौसी? इतने साल मुकदमा चला, दोनों जेल में बंद थे। इसका मतलब वो सच कह रहे थे कि उन्होंने तुझे नहीं मारा। तो फिर वो लाश किसकी थी? लाश? तेरे गायब हो जाने के बाद एक लाश मिली थी। तेरे दामोदर मौसा को लगा वो तेरी लाश है। लाश पूरी तरह से जली हुई थी। पुलिस ने भी कहा कि ये तेरी ही लाश है। मुरली और सुभाष ने भी कबूल किया कि उन्होंने तुझे मार डाला, लेकिन फिर अदालत में कहा कि उन्होंने तुझे नहीं मारा। उन्होंने ऐसा कहा ताकि वो पुलिस की ज्यादा पिटाई से बच जाए। 2003 से लेकर 2007 तक 4 साल दोनों जेल में बंद रहे। हम सब तो चाहते थे कि उन्हें फांसी हो जाए, पर अब वो तो मासूम है। मौसी, कसम से बोल रही हूँ, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन तू गायब कैसे हुई? थी कहाँ इतने साल? 9 साल पहले याद है मैं आपसे मिलने आई थी। कैसे बोल सकती हूँ? आखिरी बार देखा था तुझे। उस दिन मैं
घर से भागने के लिए निकली थी, गोपाल से दूर, हमेशा के लिए। मैंने पुणे में मेरी एक सहेली के साथ बात करके रखी थी। गलती हो गई मुझसे अपर्णा, मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की। ये गलती ठीक भी तो की जा सकती है ना कविता। गोपाल के साथ कभी ठीक नहीं होगा। तू छोड़ दे उसे, सच्ची छोड़ दे उसे और चलिए आ मेरे पास। देख, मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ, काम करने वाले औरतों के हॉस्टल में, और मैं जिस फैक्ट्री में काम करती हूँ वहाँ पर हर आए दिन लोगों की जरूरत पड़ती है। तू चलिए आ, मैं तुझे काम पर लगवा दूंगी। ऐसे कैसे छोड़ दूँ अपर्णा? तुझे बांध कर रखने वाला एक ही रिश्ता था, वो है तेरी आय का, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। और अगर तू अपने बाबा के पास वापस जाएगी तो गोपाल वहां आकर नाटक करेगा, ब्लैकमेल करेगा। देख मेरी बात मान, एक जोड़ी कपड़े में मेरे पास आ जा। जिस दिन मैं आपसे मिलने आई थी उसके बाद मैं घर नहीं गई, सीधे बस ली पूना के लिए। वो सफ़र पिंजरे से निकलकर आज़ादी का सफ़र था मौसी। मैं गोपाल से दूर जा रही थी, इससे खुशी की कोई बात नहीं थी मेरे लिए। जैसा अपर्णा ने कहा था वैसा हुआ। जिस दिन मैं पहुंची थी पूना, उसी दिन मुझे नौकरी मिल गई थी। मैं अपर्णा के साथ रही, पुणे की आदत होने लगी, और फिर रफ़ीक से मुलाकात हुई। मुझे वो पसंद आया, उसे मैं पसंद आई, और बस हमने शादी करने की सोची। मैं अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। शादी के बाद ये नाज़नीन हुई, सब कुछ अच्छा जा रहा था। मुझे भनक तक नहीं थी कि पीछे से ये सब कुछ हो गया। ये क्या हो गया हम सबसे? मुझे लगता है वो दो लोग जिनको शबाना के कत्ल में अंदर कर दिया गया था, उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। 4 साल जेल में सड़ी, इतनी मार खाई, रोजगार छिन गए। सुना है बहुत बुरे हाल है उनके अभी। मौसी, जो हुआ गलत हुआ। मैं तो अपने आप को बचाने के लिए गोपाल से दूर भागी। जैसे ये सब कुछ हो जाएगा मुझे कैसे पता था? हाँ शबाना, लेकिन अगर गलत को सही करने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो और भी बड़ी गलती होगी ना। मौसी, मैं जाकर मुरली भाव से मिलती हूँ। हम सब उन दोनों की जिंदगियां बर्बाद करने में भागीदार हैं। कि हमने क्या किया कविता? मुरली भाव, जिंदा है? हाँ भाव, मैं जिंदा हूँ, और मुझे अभी अभी पता चला है कि इतने सालों में आपके साथ क्या क्या हुआ है। भाव, भाव, पार्वती मौसी ने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन कसम से बोल रही हूँ भाव, मुझे मालूम नहीं था कि ये सब कुछ हो गया है। इतने साल बेकार ही खूनी बोलकर खून पिया, पहले पुलिस ने, फिर लोगों ने। मुझे रत्ती भर की जानकारी होती तो मैं सीधे वापस आ जाती और सब सच बता देती, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। क्या करेगी तू? गुजरा वक्त वापस तो नहीं आएगा, लेकिन सहे गए दर्द का मरहम हो सकता है, नाइंसाफी की भरपाई हो सकती है। अब जो भी हो, मैं यहाँ से कुछ न कुछ करके ही जाऊंगी। सुभाष, कविता हमारे साथ पुलिस स्टेशन आएगी, कोर्ट में भी जाकर सब सच बताएगी। सच? मुरली, सच? और तू भूल गया उस पुलिस स्टेशन में सच और झूठ का फर्क? एक डंडे का है मुरली। अरे उस डंडे ने क्या क्या नहीं किया हमारे साथ, याद है कि नहीं? उस डंडे से बचने के लिए हमने झूठ बोला कि इसका कत्ल हमने किया है,
4 साल 4 साल हम लोग जेल में चले और 4 साल के बाद अब जिंदगी सजा दे रही है। समाज सजा दे रहा है। आके किसी से मिला नहीं सकते। बच्चे हमारे गर्दन झुकाकर जीते हैं। लेकिन काका सब कुछ बदल सकता है। मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं था, और तेरी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। काका, मैं पुलिस और अदालत में जाके सब कुछ सच बता दूंगी। आप एक बार चलिए तो सही। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। सच तो यह है कि तुम मर चुकी हो। हमने ना सही तो किसी और ने मार डाला, लेकिन हम बरी हो चुके हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना पुलिस स्टेशन ना कोर्ट। काका, मेरी माफी मांगने से आपकी कोई सहायता नहीं होगी, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक उम्र कैद से भाग रही थी, फांसी के फंदे जैसे घुटन से भाग रही थी, पति की पिटाई से भाग रही थी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरे भाग जाने के कारण तो मासूम जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे भाग जाने के बाद पीछे से इतना सब कुछ हो गया। 9 साल हो गए, इन दोनों को बरी कर दिया गया है। बेकार में केस फिर से खोलने का क्या मतलब? क्योंकि मैं जिंदा हूं सर, और ये साबित करना ही पड़ेगा कि मैं जिंदा हूं। ये जरूरी है कि मुरली भाऊ और सुभाष काका के हक बहाल हो। इन्हें सबूत ना होने के कारण से छोड़ा गया, और अब कोर्ट और सारी दुनिया में ये जानना जरूरी है कि केस की असली सच्चाई क्या है। देखो, ये साबित हो चुका था कि वो लाश तुम्हारी थी। लेकिन सर, पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए मैं जिंदा हूं, और इनकी गिरफ्तारी गलत थी, और जिस तरह से ये समाज पेश आ रहा है वो सबसे गलत। इस सब से इनके जिंदगी के 9 साल लौटा पाओगे तुम? अगर मैं उन पर लगाया हुआ कलंक मिटा सकती हूँ तो वो अगले 9 साल और अगली सारी जिंदगी ये दोनों सर उठा के जी सकेंगे। इज्जत और आज़ादी भी तो कोई चीज़ होती ना साहब। कविता के लिए आसान नहीं था यह साबित करना कि वही वाकई में कविता चौहान है। डीएनए टेस्टिंग के बाद यह साबित हुआ कि कविता चौहान उर्फ शबाना शेख एक ही शख्स है। सर, गोपाल मुझे बहुत तकलीफ देता था, उससे मैं दूर भागना चाहती थी। एक दिन मौका मिला तो मैं भाग गई, लेकिन मैंने ये गलती की कि मैंने ये बात किसी भी अपने को नहीं बताया, ना पार्वती मौसी को, ना दामोदर मौसा को, और ना ही मेरे सौतेले पिता रमेश चौहान को। मेरे भाग जाने के कारण से जिन जिन लोगों को तकलीफ हुई है, मैं उनसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, और आपसे दलील करती हूँ सर कि मुरली भाऊ और सुभाष काका को न्याय दीजिए। यह अदालत इस बात को कबूल करती है कि इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इस अदालत ने भी भूल की है, गलत किया है। 2 बेगुनाह लोगों पर इल्जाम लगा कि उन्होंने एक औरत का कत्ल कर दिया, जबकि वो औरत जिंदा है। सर, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर भी ये मानते हैं कि उनसे चार्जेस फ्रेम करने में भूल हुई है, पर लेबोरेटरी ने कंफर्म किया था कि लाश कविता चौहान की है। इसीलिए पुलिस ने भी मान लिया कि लाश कविता की ही है, और पुलिस का पूरा शक मुरली सावंत पर था, और उसने भी कबूल किया और सबूत भी दिए। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि इन्वेस्टिगेशन को लेकर पुलिस को दोषी न ठहराया जाए। कोर्ट ये मानती है कि पुलिस ने लैब द्वारा भेजी गई गलत रिपोर्ट पर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, जिस बात के लिए पुलिस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन कोर्ट इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती
कि 2 बेगुनाह नागरिकों के साथ हमारे हाथों अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है। कोर्ट इन दोनों के खिलाफ दर्ज किए गए और खारिज किए गए मुकदमे को नल एंड वाइड मानती है और ऑर्डर पास करती है कि इस केस को दोबारा खोला जाए और अज्ञात महिला की मौत का केस दर्ज किया जाए और तहकीकात शुरू की जाए। कविता अपने पति रफीक और बेटी नाजनीन के साथ अपनी जिंदगी में लौट गई। कविता की मौसी पार्वती भी अपनी जिंदगी बसर कर रही है। कविता का सौतेला पिता रमेश और भाई रजनी भी अपने अपने संघर्ष में लगे हुए हैं। मुरली सावंत अब थोड़ी चैन की सांस ले रहा है। कोर्ट के फैसले ने उसे न्याय की एक झलक दिखला दी है। सुभाष वाघमरे भी अब मानता है कि कविता ने पुलिस के सामने जाकर अच्छा काम किया। लौटने के बाद कविता गोपाल से कभी नहीं मिली और ना ही फोन पर कभी कोई बात हुई। गोपाल ने भी कोई पहल नहीं की, वो भी अपनी जिंदगी में बिजी हो गया है। 2 बेगुनाह जिन पर एक ऐसे जुर्म का आरोप लगा था जिससे उनका कोई वास्ता नहीं था, वो आज भी कोर्ट द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय के दरवाजे पर भी दस्तक दी है कि सालों से हो रही पीड़ा और जिल्लत का जो सामना उन्हें करना पड़ा है उसका भी ख्याल रखा जाए। कविता अब शायद ही कभी अपने गांव वापस आएगी। उसे इस बात का गिल्ट है कि उसके गांव से बिना बोले भागने की वजह से कई लोगों की जिंदगी तहस नहस हो गई। उसे इस बात का खेद है कि वो पहले क्यों नहीं लौटी, ताकि जो इतना बड़ा तमाशा हुआ शायद वो नहीं होता। और वो औरत कौन थी जिसका कत्ल हुआ था और जिसकी लाश को जलाया गया था और जो कत्ल के समय प्रेग्नेंट थी। हालांकि 9 साल पहले के इस केस को कोर्ट ने दोबारा खोलने के आदेश दिए हैं, लेकिन इस केस पर कुछ ज्यादा काम नहीं हो पाया है। जिंदगी में रिवाइंड बटन नहीं होता है। गुजरे हुए समय में हुई किसी घटना पर या अपने कर्मों पर अफसोस करने से वर्तमान के हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ सकते हैं। हमें वर्तमान में जीना है और वर्तमान के अभी इस पल में दुरुस्त काम करने से हम अतीत के दर्द और भविष्य के डर दोनों को मिटा सकते हैं। काश ऐसा या वैसा होता तो ये सोचते और दोहराते रहने से कई सरल सवालों के जवाब भी मुश्किल बन जाते हैं। पर क्या हम पीछे मुड़कर देखना बंद कर सकते हैं? क्या हम जिंदगी के उस रिवाइंड बटन को तलाशना बंद कर सकते हैं? आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। 1.25 को सीख पूरे देश को। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।